नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 6 का NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक के रूप में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इन डिटेल बात किए थे। उसके बाद से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके विषय वस्तु क्या क्या है उसको पहले जानकारी हम लोग कर लेते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में बहुत ही आसान हो जाता है और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से करते जाते हैं। तो आइए इन्हीं सभी विषय वस्तु की बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 2 में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। उसके बाद से इनके कारणों को जानेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। रहने की जगह निर्धारित करना, पूरा स्थल, आग की खोज, बदलती जलवायु, खेती तथा पशुपालन की शुरुआत, एक नवीन जीवन शैली और जानवर जो चलते फिरते खाद्य भंडारण कैसे करते थे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और अस्थाई जीवन की ओर, यानी ये लोग धीरे धीरे कैसे अस्थाई होते हैं, ये सब हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले विषय वस्तु के रूप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक में हम लेकर चलते हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। तो पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लें। तो ऐसा क्या कारण हो सकता था कि ये लोग इधर उधर इनको जाना पड़ता था। तो सबसे पहले कारण के रूप में आता है कि यदि आरंभिक जो मानव थे, यानी सबसे पहले जो मानव जंगल में रहते थे, तो वो एक ही जगह पर यदि लंबे समय तक रह जाते थे तो वो अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधों से जो प्राप्त फल फूल जो होता था उसको खा करके ख़त्म कर देते थे। तो उसकी जब ख़त्म होने के बाद वो दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए कि वहाँ के जो संसाधन उनको जो चाहिए थी वो तो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए पुनः उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग दूसरे जगह जाते थे और दूसरे जंगल में जा कर के वहाँ के जो पेड़ पौधे से प्राप्त जो फल फूल होते थे उसको खाते थे। फिर वहाँ ख़त्म होता था तो दूसरे जगह जाते थे। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पहला कारण ये हो गया। उसके बाद से दूसरा कारण था कि जैसे जो पशु होते थे, जो जानवर होते थे, वे लोग अपने खाद्य की खोज में, यानी खाद्य के रूप में वो लोग इधर उधर जाते थे, तो उनका शिकार करने के लिए ये लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। तीसरे कारण में हम लोग देखते हैं तो ये लोग पानी की खोज में इधर उधर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बरसात के दिनों में तो झील और जो नदियाँ होती थी वो तो भर जाती थी, तो वहाँ से काम ये लोग का चल जाता था। लेकिन जैसे गर्मी का दिन आता था तो वहाँ नदियाँ और झीलें जो सूख जाया करती थी, जिससे इन लोगों को कोसों दूर चलना पड़ता था, दूर दूर तक जाना पड़ता था पानी की खोज में। तो ये हो गया तीसरा कारण। उसके बाद से चौथा कारण के रूप में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मौसम के अंतर्गत अलग अलग पेड़ पौधे फल देते हैं। तो इसलिए यदि विंटर के सीज़न में, यानी शीत ऋतु में हम लोग देखते हैं, तो शीत ऋतु में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो उस टाइम फल देते हैं। तो उसके उपरांत वो लोग अपने मौसम के अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ पे चले जाते थे। गर्मी के दिनों में जो पेड़ पौधे फल देते हैं वो गर्मी के दिनों के अंतर्गत वहाँ उस वन में चले जाते थे। तो इस तरह से ये चौथा कारण के रूप में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम कारण, द्वितीय कारण और तृतीय कारण और चौथा कारण के रूप में हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए। तो इसलिए ये लोग इधर उधर, इन लोगों का एक रीज़न हो जाता था घूमना, इन लोगों की मजबूरी हो जाती थी, ताकि भोजन कैसे भी मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि आरंभिक मानव के रूप में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले चलिए इसको हम लोग थोड़ा रिटन के रूप में लिख लेते हैं, ताकि चीज़ें याद रहेंगी और बहुत अच्छे से उसको हम इन फ्यूचर बहुत अच्छे से उसको रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। एक एक करके सबको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक को याद रखिएगा, हम इसको भी मिटाएंगे। उसके बाद से हम लोग अलग अलग करके पढ़ते जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए देखते हैं इनके मुख्य कारण क्या थे। तो मुख्य कारण में से हम लोग देखते हैं पहला कारण कि अगर वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहते हैं तो वहाँ के फल फूल और जो जानवर होते थे उनको मारकर खा जाते थे, तो इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं तो मवेशी जानवरों के पीछे जाना। मवेशी और जो जानवर होते थे वो अपने
भोजन की तलाश में, घास की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन ये आरंभिक मानव क्या करते थे, उनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाया करते थे। उसके बाद से तीसरा कारण के रूप में हम लोग देखते हैं पानी की खोज में, और चौथा कारण हम लोग देखते हैं कि बदलते मौसम के अनुसार अपने खाद्य आपूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घुमा करते थे। ठीक है, तो ये कारण समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग रुख करते हैं कि आरंभिक मानव जो थे इनके बारे में कैसे पता लगता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली है जिससे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, तो पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो पाषाण काल क्या है, तो पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव पत्थर का प्रयोग करना सीख गया था, यानी पत्थर से अपना औजार बनाया करते थे और उसी के माध्यम से शिकार किया करते थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल को अलग अलग कालखंडों के रूप में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, और तीसरा यहाँ पे नवपाषाण काल के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसमें इन डिटेल हम लोग बात करते चलेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल क्या है। तो हम लोग देखते हैं तो पूरा पाषाण काल के रूप में हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे, मध्य पाषाण काल के रूप में हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे, और नवपाषाण काल के रूप में हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग इन डिटेल इसमें हम लोग देखते हैं रिटेन के रूप में। चलिए देखते हैं पाषाण काल। तो हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग इसको रखते हैं। मध्य पाषाण काल के रूप में हम लोग देखते हैं तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक हम लोग देखते हैं। और नवपाषाण की बात करते हैं तो नवपाषाण काल वाले को हम लोग देखते हैं तो 7000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में रख करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को, तो पूरा पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि इसको 3 भाग में भी बांटा जाता है, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं और उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो 3 कालखंडों में इसको भी बांटते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, तो इसमें हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी, बिदारिणी और खंडक, यानी कुल्हाड़ी मिला है, बिदारिणी मिला है और खंडक मिला हुआ है। उसके बाद से हम देखते हैं कि बेलन घाटी और सोहन घाटी और भीमबेटका, ये सब अलग अलग स्थानों का भी साक्ष्य मिला हुआ है, यानी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और सोहन घाटी अफगानिस्तान, और यहाँ पे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो ये थोड़ा स्थान आप लोग फाइंड आउट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा बढ़िया से। और खाद्य संग्राहक उस टाइम हुआ करते थे। यहाँ पे आदमगढ़ छूट रहा है, जहाँ पे मध्य प्रदेश वाला भी क्षेत्र को देखते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि खाद्य संग्राहक उस टाइम भी होते थे, उस टाइम के लोग खाद्य संग्राहक थे, और क्वार्टजाइट पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे, ऐसा साक्ष्य के रूप में मिलता है। तो मध्य पूरा पाषाण काल के रूप में हम देखते हैं कि फलक का मतलब होता है ब्लेड, यानी जो धातुएं ब्लेड के रूप में वो लोग यहाँ पे फलक देखते हैं, यानी पत्थरों को काट कर बहुत अच्छे से नुकीला बनाते थे उसके हिसाब से। और जेस्पर तथा चट पत्थर का साक्ष्य मिलता है, जो कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जेस्पर और जो चाट पत्थर होता था उसको कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद से ये भी खाद्य संग्राहक थे और शैलाश्रय थे, यानी शैलाश्रय का मतलब कि गुफाओं में ये लोग रहते थे। नेवासा ये स्थान का नाम है, और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी नेवासा यानी महाराष्ट्र के गोदावरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग रहते थे। उसके बाद से दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये लोग रहते थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे इस वाले रीजन में रहते थे। उसके बाद से यहाँ पे दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत, उसके बाद से प्रायद्वीपीय यानी इसके साइड में रहते थे। ठीक है, उसके बाद से पूरा पाषाण काल की बात करें तो दक्षिणी खुरचनी, जिससे खुरचा जाता है यानी किसी चीज़ को गड्ढा किया जाता है, तो ये दक्षिणी खुरचनी का साक्ष्य उत्तर पूरा पाषाण काल के रूप में हम लोग देखते हैं। उसके बाद से हड्डी उपकरणों की इसमें प्रधानता थी, यानी इसमें हड्डी से संबंधित जो भी उपकरण थे उनकी प्रधानता इस समय थी।
उसके बाद भीमबेटका में विभिन्न प्रकार का चित्रकारी इस समय मिलता है। तो हम लोग भीमबेटका हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के रूप में हम 9000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल को। तो हम लोग देखते हैं कि नुकीले क्रोड एक हथियार के रूप में हम लोग देखते हैं। समलंब आकृति के औजार, नौ चंद्राकार और चंद्राकार, त्रिभुजाकार, ये सब हथियार है, ये कुछ आकृति में बने होते थे। खुरचन, बेधनी, तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, नौ चंद्राकार, चंद्राकार, त्रिभुजाकार आपके स्क्रीन पर साइड में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से खुरचन, बेधनी, ये सब क्या थे? ये सब हथियार थे। उसके बाद से बात करते हैं कि सराय नाहर तथा महादाहा प्राचीन पाषाण स्थल से स्थल गर्त का साक्ष्य मिला हुआ है। स्थल गर्त का मतलब होता है वैसा स्थान, गर्त मतलब जो गड्ढा होता है, वहीं पे जाकर के अपना रहना स्टार्ट किए थे गर्त में। उसके बाद से बागौर, लखनाज, आदमगढ़ और बीरभानपुर, ये सब अलग अलग स्थानों का साक्ष्य मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बागौर, तो बागौर ये वाला हिस्सा था राजस्थान वाला। उसके बाद से लखनाज की बात करें तो लखनाज वाला ये वाला हिस्सा था। और आदमगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। बीरभान वाला बात करें तो ये वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पे बागौर था, तो बी से बागौर, एल से लखनाज, ए से आदमगढ़ और बीरभानपुर है, तो यहाँ पे बी से बीरभानपुर। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल की बात करते हैं तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल को। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे था? इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। यदि आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को कीर्थर पर्वत और सुलेमान पर्वत बताया गया होगा। वहीं पे उन्हीं के घाटियों में जौ और गेहूं की साक्ष्य मिलता है, तो मेहरगढ़ वाले स्थान के आसपास। उसके बाद गेहूं की 3 किस्मों के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद से चौपानी मांडू से प्राचीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडू से याद रखिएगा कि ये प्राचीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और कश्मीर के बुर्ज होम तथा गुफ कराल से गर्त निवास का साक्ष्य मिला है। यानी बुर्ज होम और गुफ कराल में वहाँ पे गर्त निवास का स्थान मिला है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो आरंभिक जो मानव थे वो गर्त खोद करके और उसके अंदर जाड़े के दिनों में जा कर के खूब आराम से हवा से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए वो लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये बुर्ज होम और गुफ कराल से मिला हुआ है। उसके बाद से बात करते हैं चिरांद से हड्डी के उपकरण। चिरांद यानी बिहार के सारण जिला में जो चिरांद नामक स्थान है वहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पे कुछ स्थल थे, बुर्ज होम, गुफ कराल, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, पेयमपल्ली, संगनकल्लू, हस्तनूर और मास्की। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बुर्ज होम जो थे, तो बुर्ज होम आप लोग याद रखिएगा, इसी में हम बता देते हैं। बुर्ज होम ये वाला एरिया था। उसके बाद से गुफ कराल, तो यहाँ पे बुर्ज होम याद रखिएगा और ये गुफ कराल। उसके बाद से यहाँ पे ब्रह्मगिरी और पिकलीहल ये कर्नाटक वाला क्षेत्र था। उसके बाद से पेयमपल्ली और संगनकल्लू की बात करते हैं तो पेयमपल्ली और संगनकल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र था। और उसके बाद से यहाँ पे हस्तनपुर और मास्की की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से पाषाण काल के रूप में जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं और पाषाण काल को अलग अलग कालखंडों के रूप में हम लोग देखते हैं, तो ये सारा चीज़ वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य के रूप में हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव के जीवन के रूप में, तो ये रहा पाषाण काल के रूप में। ठीक है, कि आरंभिक मानव को उनके बारे में कैसे हम लोग जानते हैं, तो इन्हीं माध्यम से हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे औजारों का प्रयोग हुआ और वहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग साक्ष्य के रूप में कैसे रहते थे, ये सारा चीज़ हम लोग देखे हैं। चलिए उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग देखते हैं कि रहने का जगह निर्धारित करना। तो हम लोग देखते हैं कि रहने का जगह निर्धारित करने के अंतर्गत हम लोग तो बहुत पहले से ही जानते हैं कि ये लोग आखेटक थे, यानी खाद्य संग्राहक थे। तो हम लोग देखते हैं कि आखेटक संग्राहक के होने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। उस वजह से कई जो पूरा स्थल हैं वो नदियों और तथा झीलों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से बात करते हैं कि गुफा में ये लोग निवास करते थे, जिसको हम लोग शैलाश्रय कहते हैं। दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। उसके बाद से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव का चित्रण
यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद से इसी कारण लोग ऐसे स्थान की तलाश में रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम औजार के रूप में इसको बहुत अच्छे से बना सके। इसी के उपरांत इसी में हम लोग देखते हैं कि भीमबेटका जो जगह है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसीन जिले के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है भीमबेटका। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित एक आवासीय पुरा स्थल है। इसे मानव का आरंभिक स्थान माना जाता है। याद रखिएगा कि आरंभिक स्थान यानी किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा कि आरंभिक स्थान, इसे मानव का आरंभिक स्थान भीमबेटका को माना जाता है। गुफाओं में बनाए गए चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यानी भीमबेटका जो गुफा है, यानी उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो हजारों वर्ष पहले का वर्णन बताते हैं। उसके बाद से यहाँ पे चित्र मुख्यतः आखेटक और नृत्य संगीत, घोड़े, हाथियों की सवारी और आभूषण से सजाने की जानकारी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद से भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम यहाँ पे चिन्ह मिले हुए हैं। उसके बाद से शैलाश्रय, यानी शैलाश्रय मतलब शैल मतलब पत्थर और आश्रय मतलब रहने वाला, यानी एक तरह से गुफाओं में की बात करते हैं तो शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र का मिलना ऐसा दिखाया गया है। और 750 से अधिक रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है ये भीमबेटका। तो ये भीमबेटका का एक तरह से हम लोग देख सकते हैं विशेषताओं के बारे में। तो ये रहा हम लोग का रहने का जगह निर्धारित करना। इसके अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग करते हैं, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या कि पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या था, तो पूरा स्थल का मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ प्राचीन गतिविधियाँ प्रकट होती थी, और यानी यहाँ पे औजार, भवन, बर्तन आदि वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किए तथा बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए, और वहीं छोड़कर चले गए तो वहीं इतिहासकार और जो पुरातत्वविदों के द्वारा यहाँ पे खोजा गया इन सभी साक्ष्य के रूप में। तो ये है पूरा स्थल। पूरा स्थल इन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आग की खोज। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आग की खोज पत्थरों के रगड़ से ये लोग पैदा की है बहुत अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुरनूल गुफा में राख का अवशेष मिलता है, जिससे पता लगता है कि आग यहाँ पे खोज हो चुकी थी। पूरा पसार काल में पत्थरों को रगड़ने से आग क्या होता था, जलता था। आग की खोज आदि मानव काल में ही हो गई थी, क्योंकि जंगलों में रहने वाले आदि मानव जानवरों से बचने के लिए तथा प्रकाश के लिए आग का उपयोग करते थे। तो ये तो बात सही है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि बदलती जलवायु की बात करें तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 3.5 अरब ईसा पूर्व महासागर में जीवों की उत्पत्ति हुई। यानी 3.5 ईसा पूर्व की बात करें तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद से 75 करोड़ ईसा पूर्व जीवों में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा है। यानी यहाँ पे 3.5 करोड़ ईसा पूर्व में जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद से 75 करोड़ ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं कि इनमें परिवर्तन होने लग गए। उसके बाद से 30 लाख ईसा पूर्व में वातावरण को ये अनुकूल कर लिए। उसके बाद से धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने के कारण जंगल कम होते रहे। उसके बाद से लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मियाँ बढ़ने लगी, और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो जानवर होते थे इनकी संख्या बढ़ने लगी, जिससे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भेड़, बकरी और गाय, हिरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी संख्या और बारहसिंगा इनकी संख्या क्या हुई, बढ़ने लग गई, और जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। ये घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इनका शिकार के उद्देश्य से इनके प्रजनन काल की जानकारी प्राप्त करने लगे। इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो यानी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जानवर रहने लगे तो लोग भी उनकी शिकार करने के लिए इनके पीछे चलते गए। और इतना ही नहीं, लोग इनके प्रजनन काल है उसको भी ये कंसीडर करने लगे और बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने लगे, ताकि प्रजनन काल में जानवर इधर ज़्यादा भाग नहीं सकता है, तो इसलिए आसानी से हम उनका शिकार कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे हम पूरा स्थल जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर लिए। उसके बाद आग की खोज हम लोग पूरा क्लियर कर लिए। उसके बाद से बदलती जलवायु के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसके हिसाब से हम लोग देख लिए। उसके बाद से कुछ ही टॉपिक रह गए हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको पहले हम मिटा लें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं कि खेती तथा पशुपालन की शुरुआत। तो ये लोग सबसे पहले प्राकृतिक रूप से अनाजों का उगना देखे होंगे। तो प्राकृतिक रूप से अनाजों का उगना ये लोग देखे होंगे। उसके बाद से स्त्री पुरुष के द्वारा इनको इकट्ठा किया गया होगा, बटोरा गया होगा। उसके बाद से अनाज कहाँ उगते हैं ये पता लगाते होंगे। उसके बाद से कब तक ये पक कर तैयार होते हैं इनके बारे में भी पता लगाते होंगे। तो यानी इस तरह से जब प्राकृतिक रूप से पहली बार इन्होंने देखा कि कोई पौधा है जो अनाज दे रहा है तो ये कहाँ पे होता है और किस समय में ये पक कर तैयार होता है इसके लोग बारे में पता लगाने लग गए। तो अंततः ये लोग क्या हुए, अनाजों को पैदा करना सीख लिए और जानवरों के आगे, अब मान लीजिए कि जब फसल को उगाना ये लोग सीख लिए तो उसमें जो भी चारा होता है तो चारा मवेशी के आगे देखे तो मवेशी खाने लग गया। तो इसका मतलब कि चारा को वो लोग मवेशी के आगे डालते थे तो मवेशी उनके पीछे पीछे चला आता था। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गाँवों में कि जो भी मवेशी होते हैं तो उनको चारा दिखाया जाता है तो वो पास में चले आते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये लोग उनको बुला करके यानी एक तरह से जानवरों के आगे चारा रख करके उनको आकर्षित किए और जानवरों को पालतू बनाए होंगे। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं गाय, बकरी, सूअर, भेड़ को पालने लगे और ये जानवर झुंड में आते थे और ये लोग क्या खाते थे, घास वगैरह खाते थे। जंगली जानवरों से इन पशुओं की रक्षा करने लगे और इस प्रकार ये क्या हुए, पशुपालक बन गए। तो देखिए पशुपालक किस तरह से इनका सिद्धांत आता है। सबसे पहले इन्होंने देखा कि प्राकृतिक रूप से फसल कैसे होते हैं और उसके बाद से इन्होंने जब फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो इनको पता लगाना हो गया कि कैसे फसल कहाँ पे पकते हैं, किस तरह से कहाँ पे ये उगते हैं। इन सब का जानकारी करके और ये लोग अपना आगे का पशुपालक के रूप में कैसे ये लोग कंसेप्ट लाते हैं ये हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली। लोग पौधे उगाना सीखने के बाद देखभाल के लिए उन्हें एक बार वहाँ पे रहना पड़ता था। मान लीजिए कि पौधा जब उगाना हम सीख लिए तो उसकी देखभाल करने के लिए हमको रहना पड़ेगा। जब तक हम लोग उस पौधे को बो रहे हैं तो जब हम बीज डाले हैं तो उससे जब पौधा निकलता है तो उसके पकने तक हम लोग वहाँ पे यदि नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो चिड़िया है और जो मवेशी है उनके द्वारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक यहाँ पे वो लोग रहते थे और जानवरों तथा चिड़ियों से सुरक्षा करना पड़ता था। फसल की कटाई के बाद अनाजों का उपयोग संभाल कर करते थे और अनाजों का उपयोग खाद्य के रूप में, भंडारण के रूप में और उपहार के रूप में ये लोग करते थे। तो देखिए कैसे कैसे ये लोग पशुपालक बनते हैं। उसके बाद पशुपालक होने के उपरांत ये लोग फसल को कैसे उगाते हैं और उसके बाद से ये लोग अस्थायी जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि चलते फिरते खाद्य भंडार, ये यानी जो पशुपालन भोजन के जो भंडारण का एक प्रकार माना जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जानवर बच्चे देते थे और उससे उनकी संख्या बढ़ती है। ऐसा लोग मानते थे कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि पशुपालक तो हो ही गए तो उसके बाद से हम लोग जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये प्रजनन करेंगे तो प्रजनन विधि के द्वारा इनकी संख्या बढ़ेगी और इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमें बहुत से इनसे दूध मिलेंगे। और दूध ऐसा आपको भी पता होगा कि जो भोजन का बहुत ही अच्छा विटामिन के तौर पे हम लोग दूध को मानते हैं। तो इनसे दूध भी हमें प्राप्त हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चलते फिरते खाद्य भंडारण के रूप में कैसे हम लोग दूध यानी मवेशियों से हम लोग कुछ प्राप्त करने लगे। तो चलिए उसके बाद से हम लोग और एक दो टॉपिक है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो इसको पहले हम मिटाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अस्थायी जीवन की ओर ये लोग कैसे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि झोपड़ी तथा घरों के साक्ष्य इनके अंदर बाहर तथा आग जलाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। यानी झोपड़ी और घर का तो साक्ष्य मिला ही और इसके साथ साथ ये भी मिला कि इसके जो घर के अंदर और बाहर भी आग जलाने का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बुर्ज होम गुफ कराल में गर्त निवास का साक्ष्य मिला हुआ है, जैसा कि आप लोग पीछे देखें। तो इस तरह से पता लगता है कि हाँ अब ये लोग घर भी बनाने लगे थे। सराय नाहर तथा महादहा में सबसे प्राचीन पसाड़ स्थल है जहाँ से
स्थल गर्त का साक्ष्य मिलता है। यानी गर्त मतलब गड्ढा खोन करके वो लोग वहाँ पे रहते थे। मध्य पाषाण काल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और ये टोलियाँ बनाकर लोग रहने लगे। यानी यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई और उसके बाद से ये लोग अलग अलग टोली बना करके अपना जीवन यापन करने लगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ओखली मुसल का प्रयोग और वनस्पतियों से अन्य चीज़ें मिलने लगे। यानी यहाँ पे ओखली और मुसल का भी प्रयोग किया गया है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ओखली मुसल क्या होता है। पहले उसमें अनाजों को रख करके और बहुत अच्छे से कूटा जाता था, उसके बाद से हम लोग को खाना मिलता था। तो ये सभी काम हमारे घर के लोग करते थे, माँ करती थी, दादी करती थी, तो ये लोग हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पे ओखली मुसल का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है और यहाँ पे वनस्पतियों से भी अन्य चीज़ें ये लोग प्राप्त करते थे। उसके बाद से ये लोग कपड़े बुनना भी सीख गए थे धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, अस्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं। कच्ची ईंटों से आयताकार घरों का निर्माण हो रहा है। यानी कच्चे ईंटों से आपके बुक में दिया होगा कि आयताकार घरों का भी निर्माण वहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ है। उसके बाद से कच्ची ईंटों से आयताकार घरों का निर्माण हुआ। मौसम के अनुसार ये अपनी आजीविका चलाते थे। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि बदलते मौसम के अनुसार ये लोग जैसे जिस प्रकार का मौसम होता था उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को ढाल लेते थे उसमें और उस तरह से अपनी आजीविका चलाना शुरू करते थे। उसके बाद से लास्ट वन देखते हैं कि भोजन संग्रह के साथ साथ फसल उगाना भी सीख लिए। तो भोजन जो संग्रह करते थे और ये फसल जो उगाते थे उससे इनको बहुत बड़ी मदद मिली अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर होने में। तो ये रहा ओवरऑल क्लास 6 का चैप्टर 2 जो इतिहास के विषय के रूप में हम लोग देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।